नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की देश और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट आपके लिए सबसे अहम है। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अब फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर अब 37 कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों में लंबित पड़े मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। नीट पेपर लीक मामले में आज दिल्ली की अदालत से बड़ी खबर है। मामले के दो मुख्य आरोपियों ने खुद सामने आकर अपना पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने दावा किया है कि इससे उनकी बेगुनाही साबित होगी। सीबीआई को कोर्ट ने 6 अगस्त तक इस पर जवाब देने को कहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ट्रांसजेंडर समुदाय को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ शब्दों में कहा है कि नए कानूनों के आने के बावजूद पुराने नियमों के तहत जारी किए गए ट्रांसजेंडर कार्ड किसी भी कीमत पर अमान्य नहीं माने जाएंगे और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें चाहें तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस ले सकती हैं, बशर्ते उन पर कोई गंभीर या जघन्य अपराध का आरोप न हो। नीट परीक्षा को लेकर ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वो पेपर प्रिंटिंग से लेकर छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचने की पूरी सुरक्षित प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को एक विस्तृत हलफनामे के जरिए कोर्ट के सामने रखेगी। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा और संसदीय समिति के बीच कल तीखी बहस हुई। बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने पर मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा ने तकनीकी चूक को स्वीकार करते हुए इस गलती के लिए माफी मांगने की बात कही है। राजनीतिक गलियारों से आ रही बड़ी खबर के अनुसार बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी ने चौंकाने वाली जीत दर्ज की है। बता दें कि यह सीट 1995 से लगातार बीजेपी का गढ़ रही थी, जिसे इस बार तगड़ा झटका लगा है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तथाकथित पीओके में कराए जा रहे चुनावों को लेकर भारत का रुख साफ किया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अवैध और खारिज करने योग्य बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालयों को कड़े निर्देश दिए हैं कि देश और खासकर राजधानी की सड़कों पर पैदल चलने वालों पेडेस्ट्रियंस के लिए पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त और स्पष्ट रूप से सीमांकित फुटपाथ सुनिश्चित किए जाएं। अब बात आपकी जेब से जुड़ी खबर की। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 2.5 रुपए से बढ़ाकर 3.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वहीं डीजल निर्यात पर भी विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, जो सीधे तौर पर आज से प्रभावी हो चुकी है। भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बेहतरीन खबर है। देश में कोयला उत्पादन ने रफ्तार पकड़ ली है। जुलाई महीने के जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक सालाना आधार पर कोयला उत्पादन में 9.61% की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। गैर निवासी भारतीयों के लिए रिजर्व बैंक की डॉलर डिपॉजिट स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को मिला है। इन बैंकों ने मिलकर कुल $6.14 बिलियन से अधिक का फंड जुटाया है। देश में रोजगार के बदलते स्वरूप के बीच एक सकारात्मक खबर है। जोमैटो और अर्बन कंपनी जैसी कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स अब अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से तेजी से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास से जुड़ी बड़ी खबर। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक सप्लीमेंट्री बजट सदन के पटल पर रख दिया है। इसमें नई योजनाओं के लिए भारी आवंटन की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मेरठ से लेकर पूर्वी यूपी तक आज आसमान से राह, हत और आफत दोनों बरस सकती है।
बीती शाम दिल्ली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के आवास पर एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई। जब वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब दो अज्ञात युवक उनके घर में घुस गए और उनमें से एक ने सांसद पर जूता उछाल दिया। समर्थकों का दावा है कि हमलावरों के पास धारदार हथियार भी थे। इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने दिल्ली पुलिस और सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उन पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार घनश्याम सिंह के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाने और बीजेपी से मिलीभगत करने के आरोप लगे थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सोमवार को राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों और एमएलसी ने विधान भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने हाथों में दान पेटी और बैनर लेकर राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी और पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बीच एक सकारात्मक खबर यह भी है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस तकनीक यानी ई विधान व्यवस्था के साथ काम कर रही है। इस सत्र के सभी महत्वपूर्ण अपडेट और जनहित के फैसलों को सीधे आम जनता के मोबाइल तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। योगी सरकार इस मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बजट और कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। जानकारों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में ग्रामीण विकास और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिलों में सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने मेरठ संभाग में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों विशेषकर गोरखपुर, बलिया और गाजीपुर में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तटीय इलाकों के गांवों पर 24 घंटे नजर रखें और राहत शिविरों की व्यवस्था को दुरुस्त रखें। देश के अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत देश के लगभग 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 20500 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए जारी कर दी है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंच चुकी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। किसानों को आर्थिक मदद देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2200 रुपए करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांवों में सड़कों, भंडारण गृहों, कोल्ड स्टोरेजेस और सिंचाई सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाना है। भारत ने वैश्विक मंच पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन साझेदारी के तहत 4 नई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। ये परियोजनाएं उन देशों में कृषि, क्षमता निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज को हासिल करने में मदद करेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश ने एक नया इतिहास रचा है। भारत में आधार वेरीफाइड अंगदान करने की प्रतिज्ञा लेने वाले लोगों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। इसी के साथ भारत दुनिया भर में सबसे अधिक अंग प्रत्यारोपण करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है, जो देश की बदलती स्वास्थ्य जागरूकता को दर्शाता है।